अध्याय 4 बेरहमी से पीटा जाना। 1922 से 1923। मई 5, 1923 को एला ब्रैनहम ने अपने 8वें बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रखा हॉवर्ड डफी। वह शामिल हुआ चार्ल्स जूनियर, उम्र 4, जेसी 7, एडगर 9, मेलविन 11, हेनरी 12, एडवर्ड 13 और विलियम जो कि अब 14 वर्ष का था। चार्ल्स ब्रैनहम को अब अपने 8 बच्चों का भरण पोषण करना और अधिक मुश्किल होता जा रहा था, खास तौर से सर्दियों के महीनों के दौरान। 1922-23 की सर्दियों तक बिली फंदों की श्रृंखला लगाने लगा था ताकि मेज पर भोजन रखने में मदद हो सके। श्रीमान वेदन की जमीन के जंगल वाले हिस्से में छछूंदर, अपोसम, खरगोश, ऊदबिलाव और स्कोकों की भरमार थी। हर सुबह 2 बजे बिली लालटेन लेकर बाहर निकल जाया करता था अपने फंदों को देखने के लिए, और अक्सर वह सही समय से घर लौट आता था ताकि स्कूल जा सके। क्योंकि उसके पास एक ही जोड़ी थी कपड़ों की, कई बार वह क्लास में भी उसी स्कंक की तरह महक रहा होता था जिसे उसने उस सुबह छीला होता था, बाकी विद्यार्थियों की घिन का ही कारण बनते हुए। लेकिन उसका यह अतिरिक्त श्रम परिवार के लिए मददगार था। जब वह खरगोश पकड़ता तो वह उसे 15 सेंट तक का बेच लेता था। तब फिर वो 10-10 कैलिबर की गोलियों का पूरा डिब्बा खरीद लेता, जिससे वो 3 या 4 और खरगोशों को मार लेता था। उसकी माँ एक खरगोश को पकाकर बिस्किटों और तरी के साथ परोसती थी। बाकी को बिली शहर जाकर बेच लेता था, जिससे पाए धन से वह मक्के का दलिया, आटा और गेहूं का आटा खरीद लाता था। शहर जाना अक्सर बिली के लिए उदासी का ही कारण ठहरता था। ब्रैनमो का नाम जेफरसनविले के आसपास बड़ा बदनाम था और बिली से बचकर निकल जाने के लोगों ने से अधिक बार सड़क को पार करके दूसरी ओर चले जाने का काम किया था। कुछ लोग उससे केवल उतनी ही देर बात करते थे जितनी देर कोई उन्हें ऐसा करते देख न रहा हो, पर यदि कोई और आ जाए तो जो व्यक्ति बिल्ली से बात कर रहा होता था वह उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता। इससे चोट लगती थी। बिल्ली जानता था कि उसके पिता और उसके अंकल लोग बदमाश लोग थे। सिगरेट पीना, तंबाकू चबाना, जुआ खेलना, शराब पीना और अवैध रूप से शराब का धंधा करना। लेकिन कड़वाहट के साथ यह सोचता, मैंने क्या किया है? मैं उस सब कुछ का कसूरवार नहीं हूं। मैंने तो अपने पूरे जीवन भर कभी शराब नहीं पी है। मुझे क्यों उसी में शामिल करके देखा जाता है? ऐसा नहीं है कि बिल्ली ने कभी शराब पीने की कोशिश ही नहीं की थी। बसंत के मौसम में एक रविवार की सुबह वह और एडवर्ड, उनके पिता व श्रीमान डॉर्नबुश नदी की ओर चले जा रहे थे। ये वही पड़ोसी थे जिन्होंने चार्ल्स की शराब की भट्टी में वेल्डिंग की थी। दोनों लड़के ये योजना बना रहे थे कि वे अपनी पुरानी छेद वाली चप्पूवार नार नदी में ले जाकर फेंकी हुई बेकार बोतलें ढूंढेंगे। चार्ल्स को हमेशा ही अपनी घर पर बनी शराब के लिए बोतलों की जरूरत पड़ती थी और वह उनके लिए अच्छे पैसे भी देता था, दर्जन भर का एक मिकल। श्रीमान डॉर्नबुश ने हमेशा यह दर्शाया था कि वे बिली को पसंद करते थे और अब बिली उन्हें प्रभावित करना चाहता था, इस आशा में कि श्री डॉर्नबुश उसे उस सुबह के लिए अपनी जल रोधी चप्पू वाली नाव उधार देंगे। बिली की नाव में पतवार नहीं थी, जिसके कारण तेज बहाव में उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता था। चप्पुओं के लिए बिली को 2 पुराने पडरे इस्तेमाल करने होते थे। वह बड़ी अजीब तरह से नाव की एक ओर चप्पू चलाता था और एडवर्ड दूसरी ओर। नदी के पास एक पेड़ उखड़कर रास्ते के आर पार गिर गया था। चार्ल्स ने पैर उठाकर पेड़ पर रखे तो सही, पर उस पर चढ़कर पार निकलने की बजाय एक डाल से टिक गया और बोला, यहीं पर थोड़ा सा रुकते हैं कुछ जलपान के लिए। अपनी पीछे वाली जेब से शराब की एक छोटी चपटी बोतल निकाली और होठों के ऊपर से उसमें से एक घूंट मार लिया, फिर उसे अपने दोस्त को दे दिया। श्री डॉर्नबुश ने भी एक घूंट पिया और उसे वापस चार्ल्स के हाथ में दे दिया, जिसने उसे उल्टी पड़ी जड़ों के पास एक छोटे पौधे की डालियों में फंसा कर रख दिया। बिली को यह एक बढ़िया समय प्रतीत हुआ किसी से भी कुछ मदद मांगने के लिए। श्रीमान डॉर्नबुश, क्या आप सोचते हैं कि मेरा भाई और मैं सुबह के लिए आपकी नाव उधार ले सकते हैं? बिल्कुल बिली, ये अच्छा रहेगा। उत्तेजना से भरकर खिसियाहट, घिन के भावों के साथ यह कहते हुए, मैं लड़कों के एक पूरे झुंड को पाल पोस कर बड़ा कर रहा हूं, लेकिन उन सब में सिर्फ एक ही है जो छोकरी जैसा है और वह है बिल। बिली आग बबूला हो उठा, मैं छोकरी जैसा हूं?
वह इस विचार से झटका खाकर पलट गया। छोकरी जैसा बुलाए जाते हुए अब मैं तंग आ गया हूं, बोतल दो मुझे। श्री डॉर्नबुश ने बोतल बढ़ा दी। बिली ने उसे उस आदमी के हाथ से झटके लिया, ढक्कन निकाला और अपने होठों पर लगा लिया, गुस्से में लिए फैसले के साथ। वह उसमें से घूंट भरने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि विस्की की एक बूंद भी उसके मुंह के अंदर जाती, उसने एक शोर की आवाज सुनी, जैसे चक्रवात में पत्तियां घूमते हुए खड़खड़ा रही हो। विश! उसका हाथ ठिठक गया, बोतल होठों पर ही रुक गई। वृश! यह उसकी कल्पना नहीं थी। वह उसे उतनी ही साफ रीति से सुन सकता था जितनी साफ रीति से अपने चारों तरफ होती बातचीत को। वृश! बिली की याददाश्त वापस उसी आवाज पर चली गई जो उस चिनार के पेड़ में से आई थी, इस आज्ञा के साथ, कभी शराब यत पीना, न सिगरेट पीना, न अपनी देह को किसी तरह पराइंदा करना काम होगा जब तुम बड़े हो जाओगे तब। बुरी तरह डर के बिली ने बोतल गिरा दी और इतनी तेज दौड़ गया जितनी तेज वह जा सकता था। निराशा की खिसियाहट और कशमकश के द्वारा आए आंसुओं से बुरी तरह से रोता हुआ चार्ल्स व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराते हुए बोला, देखा, मैंने तुम्हें क्या बोला था, यह वाला एकदम छोकरी जैसा है। चाहे जिस दिशा में बिली घूमे, जिंदगी अपने नौकीले दांत ही दिखाती। उसने स्कूल हाउस में ही अपनी शिक्षा जारी रखी 7वीं कक्षा तक। यह ऐसा था जैसे बैसाखियों के सहारे पहाड़ पर ऊपर चढ़ना। गांव देहात की स्कूल प्रणाली में छात्रों को अपनी पुस्तकों और जरूरत के सामानों को स्वयं ही खरीदना होता था। बिली के माता पिता के पास पेंसिल और कागज तक के लिए पैसे नहीं होते थे। स्कूल की आधारभूत पुस्तकों की बात ही छोड़ दीजिए। सो हर बार जब बिली को अपना पाठ पढ़ना होता तो उसे किसी दूसरे विद्यार्थी से पुस्तक मांगनी पड़ती थी। उस समय का स्कूल पाठ्यक्रम इस तरह से बनाया गया था ताकि बच्चे के नैतिक चरित्र के साथ साथ बुद्धिमत्ता को भी ढाले निर्माण करे। एक पाठ जिसने बिली को गहराई तक छुआ वह था लॉन्गफेलो की कविता जीवन का भजन का अध्ययन। शोकाकुल संख्या में मुझे मत बताओ कि जीवन एक कोरा सपना है, क्योंकि मृत है वह प्राण जो सुषुप्त है और चीजें वैसी नहीं जैसी वे लगती है। जीवन वास्तविक है, जीवन त्वरित है और कब्र इसकी मंजिल नहीं है। मिट्टी है तू, मिट्टी में ही मिल जाना है। प्राण के लिए नहीं गया था कहां, न आनंद मनाना और न ही दुख है हमारा नियत अंत या रास्ता। पर यूं हो काम कि हर कल जो आए आज से हमें आगे बढ़ा पाए। कला दीर्घ है, समय निकलता जाता और हमारे दिल दृढ़ और साहसी तो है, फिर भी नगाड़ों से तेज धड़कते जाते कब्र की ओर अंत्येष्टि कदमों की ताल से। सांसारिक लड़ाइयों के बड़े मैदान में, जीवन के अस्थायी पड़ावों में न बन गंगा हो का जाता मवेशी सा, हाँ बन संघर्ष करता नायक। किसी भविष्य का न कर भरोसा, चाहे जितना लगे सुहाना। मर चुके बीते कल को अपने मरे गाड़ने दे। कर्म कर, जीवित वर्तमान में कर्म कर, अंदर हो या दिल और सरपरस्त। याद दिलाते महापुरुषों के जीवन हमें, हम भी बना सकते हैं अपने जीवन पाक और जाते जाते पीछे छोड़ सकते हैं पदचिन्ह, समय की रेत पर पदचिन्ह, जिन्हें शायद कोई दूसरा जीवन की गंभीरता से भरे सागर पर तैरता टूट चुके जहाज का असहाय यात्री भाई देखकर दिल में हिम्मत पा जाए। आओ हम तब फिर उठे और कर्म करे ऐसे दिल के साथ जो तैयार हो हर नतीजे को लगातार पाते हुए, लगातार बढ़ते हुए। सीखे मेहनत करना और करना इंतजार। यह कविता बिली को प्रेरित किया करती थी। फिर भी अपनी सबसे अटपटे स्वप्न में भी वह यह कल्पना नहीं कर सकता था कि उसकी अपनी जिंदगी समय की रेत पर इतने गहरे पदचिन्ह छोड़ जाएगी। फिलहाल लॉन्गफेलो की कविता ने एक निराश नीरस भूमि में आशा का गीत गा दिया था। इन बुलंद शब्दों ने बिली के हृदय से बात की थी। इस 14 वर्ष के अस्त व्यस्त लड़के को प्रोत्साहित करते हुए जो संघर्ष कर रहा था उन सभी अन्यायों को समझने के लिए जो उसने स्वयं अपने ही जीवन में देखे थे। बड़ी उम्र के लड़के हर मौके पर उसे ताने मारते और तंग करते रहते थे। केंटकी में पैदा होने के कारण, गरीब होने के कारण, अपनी उम्र के हिसाब से छोटा लगने के कारण, फर्क होने के कारण। इस समय तक बिली को अपने परिवार की गरीबी की वजह समझ में आ गई थी। उसके पिता की शराब की लत। एक दिन जब स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उसके कपड़े इतने फटीचर थे, बिली ने इतिहास की पुस्तक में अब्राहम लिंकन के विषय में एक घटना पढ़ी थी जब वह न्यू ऑरलियंस में नाव से उतरकर एक गुलामों की गुलामी की जगह से होकर गुजर रहा था। इस विवरण के अनुसार
अब्राहम लिंकन ने श्वेत मनुष्यों को एक विशाल ताकतवर अश्वेत आदमी के लिए बोली लगाते हुए देखा, जबकि उस गुलाम की पत्नी और बच्चा एक ओर खड़े रो रहे थे। लिंकन ने हाथ पर हाथ मारकर कहा, यह गलत है और किसी दिन मैं इस चीज पर प्रहार करूंगा, भले चाहे ये मेरी जान ही क्यों ना ले ले। बिली ने इतिहास की पुस्तक को पीछे सरकाया और सोचा, शराब पीना भी गलत है और किसी दिन मैं इस पर प्रहार करूंगा, भले चाहे ये मेरी जान ही क्यों ना ले ले। लेकिन किसी भी चीज ने उसकी कल्पना को वैसा उत्तेजित नहीं किया जैसा कि एरिज़ोना रेगिस्तान के बारे में पढ़ना उसकी भूगोल की प्राथमिकी वाली किताब में। उसे वहां जाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसका जी मचलता था कि कैक्टस से भरे खुले इलाकों में सवारी करे। ये बहुत ही रोमानी, बहुत शांतिदायक, बहुत रमणीय सुनाई पड़ता था। उसके अंदर का कवि हिलकोरे मार रहा था, परंतु उसके पास कुछ था ही नहीं जिस पर अपने विचारों को लिख सके। सो उसने अपने पड़ोस में बैठे विद्यार्थी से कागज का टुकड़ा मांगा और लिखा, मैं अकेला हूं। ओह कितना अकेला, क्योंकि वह सुदूर दक्षिणी पश्चिम जहां परछाइयां सबसे गहरी होती, उन पहाड़ों की ढलानों पर देखता है एक छिपकर देखता भेड़िया, इसी धुंध है चारों ओर। सुनता हूं एक हुंडार को चिल्लाते हुए, नीचे जहां लंबे सींगों वाले मवेशी चरते हैं। और फिर ऊपर एक दरे में सुन पाता हूं एक सिंह की दहाड़। उन सुदूर कैटलीना पर्वतों में, एरिज़ोना की उस श्रृंखला में दुर्भाग्यवश उन बड़े लड़कों के द्वारा किया गया उत्पीड़न, मजाक उड़ाने और चिढ़ाने से आगे भी बढ़ गया। स्कूल के बाद वे उसे बार बार घेरकर मारा करते थे। हालांकि अपनी उम्र के लिहाज से बिली छोटी कदकाठी का था। उसमें साहस और पर्याप्त गुस्सा था कि एक स्वचालित विद्युत आरी से भी लड़ जाए। लड़के उसे मारकर गिरा देते थे, पर वह फिर उठकर खड़ा हो जाता था। वे उसे तब तक मार मार के गिराते रहते थे जब तक उसमें वापस उठकर खड़े होने की ताकत ही न बचे। कितनी बार तो उसने अपना रात का भोजन नली के माध्यम से सुड़क कर पिया था। ठोस भोजन खा पाने के लिहाज से उसका मुंह इतनी बुरी तरह पिटा हुआ जो होता। 1923 में बसंत के मौसम के समय एक दिन बिली एक लड़की के साथ उसके घर तक चला गया। उसकी किताबें ढोकर अपने केबिन/घर वापसी के रास्ते में 5 दबंगों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसे मिट्टी में लथेड़ दिया। एक उपहासपूर्ण ढंग से चिढ़ाते हुए बोला, तू लड़की के साथ क्यों घूम रहा था? दूसरे ने ताना मारा, हाँ हम नहीं चाहते कि तू उसके साथ घूमे। तू केंटकी के घिनौने कबूतर के बच्चे, स्क्वैब होता है कबूतर का बच्चा। वे जानते थे कि बिली केंटकी में पैदा हुआ था, इसलिए वे उसकी हंसी उड़ाते थे, उसे केंटकी के कबूतर का बच्चा बुलाकर। इस बेइज्जती के मारे तू बिली उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और हमला कर बैठा, पागलों के समान मुक्के चलाते हुए। लेकिन 5 लड़के पीटे जा पाने के लिए काफी ज्यादा थे। इससे कोई मतलब नहीं कि उसके पास बहादुरी कितनी थी। उन दबंगों ने उससे तब तक कुश्ती की जब तक उन्होंने उसकी बाहों को शरीर के पीछे बांध न दिया। उसके बाद जबकि 4 लड़के उसे पकड़े हुए थे कि वह भाग न सके, एक लड़के ने मुट्ठी में एक पत्थर लेकर बिली के चेहरे पर वो तब तक वार किए जब तक वह लगभग बेहोश होकर झूल न गया। बिली उनसे भीख मांगने लगा, यदि तुम मुझे बस छोड़ दो को मैं सीधा घर चला जाऊंगा, वायदा करता हूं। क्योंकि वह वैसे भी लगभग बेहोश ही हो चुका था। लड़के राजी हो गए, लेकिन पहले उन्होंने उसे जमीन पर पटक कर मिट्टी की कड़क सड़क पर उसका चेहरा रगड़ा और नीचता के इस काम को चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए जाने से पहले उसे कुछ लातें मारी। बिली सीधा घर ही गया, पर वही बने रहने के लिए नहीं। उसने 52-7 कैलिबर की विंचेस्टर राइफल उठाई जो कैबिन के दरवाजे के ऊपर एंगी रहती थी। उसमें 16 गोलियां भरी और फिर बबूल के जंगल से होकर एक छोटे रास्ते के द्वारा सड़क पर एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां से वह जानता था कि वह लड़के गुजरेंगे। वह सड़क के किनारे छिप गया और इंतजार करने लगा। जल्दी ही उसे आवाजें सुनाई पड़ने लगी। यह अब उस मकई के बिस्कुट को लड़की के साथ चलना सिखा देगा, एक ने कहा। दूसरे ने बोला, तुमने देखा था कितना डरा हुआ वो लग रहा था? अगले ने जोड़ा, हाँ, वह केंटकी के कबूतर का बच्चा ये समझ जाएगा कि इस ओर वह है कहां पर। हरियों से बाहर निकलकर बिली ने उनका रास्ता रोक लिया और उनकी ओर अपनी राइफल तान दी, जिसका घोड़ा तैयार था। उसने शांति से कहा, तुम में से कौन पहले मरना चाहेगा ताकि तुम्हें दूसरों को मरते ना देखना पड़े?
पौधों लड़के पिक पड़ने और खौफ और अविश्वास से चिल्लाने लगे। बिली ने कहा, चीखो मत, क्योंकि तुम सभी मरोगे। एक के बाद एक उसने अपनी बंदूक की नाल उस लड़के की ओर कर दी जिसने पत्थर से उसे बार बार मारा था। तुझ से शुरू करके उसने घोड़ा दबा दिया। क्लिक, गोली नहीं चली। तुरंत बिली ने झटके से बंदूक की सुतपनी को पीछे खींचकर फिर आगे किया, जिसके द्वारा बेकार कारतूस बाहर फेंक गया और अगला चैम्बर में अंदर चला गया। क्लिक, ये भी ना चला। लेकिन इस समय तक पांचों लड़के चीखते हुए भाग रहे थे, गढ़ानों के ऊपर से कूदकर और पेड़ों के चक्कर काटकर वहां से उतनी ही जल्दी निकलने की कोशिश में जितना कर सकते थे। बिली उनको मार डालने के पूरे इरादे के साथ लगातार चैम्बर में कारतूस चढ़ाता रहा और घोड़ा दबाता रहा जितनी तेजी से वह कर सकता था उस चिटकनी वाले काम को। क्लिक 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 क्लिक, लेकिन एक भी गोली ना चली। पांचों लड़के दूर तक भाग निकले थे। 16 कारतूस उसके पास वहां जमीन पर फैले पड़े थे। उसने उन्हें उठाया, फूंक कर उन पर से धूल झाड़ी और उन्हें वापस बंदूक में डाल दिया। फिर उसने अपनी राइफल से एक पेड़ पर निशाना लगाया और घोड़ा दबा दिया। चटाक 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 चटाक। इस बार प्रत्येक गोली चल गई और तने में जा धमसी, हर दिशा में छाल को उड़ाते हुए। बिली सड़क के बीचों बीच खड़ा था, गुस्से से उबलता हुआ, और फिर अचानक ही वह हंसने लगा। एक जोरदार बेवकूफी की हंसी जो उसके कश्मकश की गहराई में से उफन रही थी। वह इतने जोर से हंसा कि उसके सूजे हुए गालों पर से आंसू बह निकले। उस वर्ष जब स्कूल गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद हुआ, बिली वहां से वापस आया और फिर कभी वापस नहीं गया। अध्याय 5, दुर्घटनावश गोली लगना। 1923 से 1924 विलियम ब्रेनहम ने अपनी 14वीं गर्मियां 1923 की बिताई बगीचे की देखभाल में अपने पिता की मदद करते हुए और खेत में काम करते हुए। चार्ल्स के पास उस जगह 2 घोड़े थे। एक तो हल चलाने वाला बूढ़ा घोड़ा था जो उसका अपना था, और एक जवान घोड़ा उसने श्रीमान बेदन से उधार लिया था, क्योंकि उसके पास एक एक फाल वाले जुताई के 2 हल थे। चार्ल्स हमेशा दोनों को एक साथ चलाता था। जून में बिली और उसके पिता मक्के की मेढ़ों / पंक्तियों के बीच हलों से जुताई कर रहे थे कि तभी घोड़े घबराकर छींकने और पैर पटकने लगे। बिली बड़ी मुश्किल से अपने घोड़े को पंक्तियों के बीच ही बनाए रखने की कोशिश कर रहा था ताकि हल कहीं खड़ी मक्का की पंक्तियों में न घुस जाए। वह चिल्लाया, पापा, इस घोड़े को क्या हो गया? चार्ल्स का घोड़ा भी बिदक रहा था। वह रुका, अपने लाल व सफेद चेक वाले रूमाल से माथा पोंछते हुए आसमान को निहारने लगा। बेटा, एक तूफान आ रहा है। बिली ने सिर उठाकर साफ नीले आकाश को देखा। तूफान? मुझे तो कोई भी तूफान नहीं दिख रहा है पापा। बेटा, तुम समझे नहीं। खुदा ने इन घोड़ों को एक सहज प्रवृत्ति दी है। वे बहुत दूर से भी तूफान को सूंघ लेते हैं। उन्होंने फिर से जुताई शुरू कर दी, लेकिन 2 और पंक्तियों से आगे भी न पहुंच सके थे कि आसमान बादलों से घिर गया। उन्हें बस इतना ही समय मिला कि घोड़ों को लेकर बाड़े में पहुंच जाए इससे पहले कि आंधी शुरू हो जाए। बिली ने शायद ही कभी खुदा के बारे में सोचा था, क्योंकि यह विषय घर की बातचीत में मुश्किल से ही कभी आया होगा। परंतु उस दिन उसने उसके विषय में सोचा और वह अचरज करने लगा कि और कौन कौन सी चतुराईपूर्ण सहज प्रवृत्तियां खुदा ने जानवरों में रखी हो सकती हैं। उन सभी अद्भुत चीजों के बारे में सोचकर जो उसने जंगली जीवों में अब तक देखी थी, बिली ने यह सोचा कि खुदा वाकई में बड़ा चालाक व्यक्ति होगा। एक शनिवार की सुबह बिली ने पूछा कि क्या वह शहर जा सकता है दिन भर के लिए। चार्ल्स हफ्ते भर अपनी मदद करने के लिए उससे 1 डाइम 10 सेंट दिया करता था, यह कहकर सबका सब एक ही जगह खर्च मत कर देना बेटा। दूसरों की गाड़ियों पर लिफ्ट ले लेकर बिली जेफरसनविल में अपने ममेरे चचेरे भाई जिमी पूल के घर पहुंच गया। उसके बाद वह जिमी और अर्नेस्ट फिशर बाजार को निकल गए घूमने के लिए कि अपने पैसे खर्च कर सके। बिली अपनी जेब में उस डाइम को अंगुली से टटोलता रहा जबकि वह चलता जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वह बहुत पैसे वाला है। पहले तो उसने 1 पेनी का आइसक्रीम कोन खरीदा। जब उसने उसे खा लिया तो उसने 2 और खरीद कर खा लिए। फिर वह शिश्व की कैंडी की दुकान पर चला गया और बड़ी ललसाई निगाहों से कांच के मर्तबानों की पंक्तियों में लगी पंक्तियों को देखने लगा, जिनमें ठोस वाली कैंडियां, टॉफियां भरी हुई थी। बिली यहां पर पहले भी आ चुका था और यह जानता था कि उसे सबसे अधिक क्या पसंद है। उसने 2 सेंट की आधा पाउंड दालचीनी वाली रेड हॉट्स खरीद ली।
इसके बाद उसके पास बस एक निकल ही बचा, थालियो थिएटर में 2 फिल्मों के लिए पर्याप्त। घंटों तक पश्चिमी फिल्मों को देखने के बाद बिली सपने देखा करता था पश्चिम में रहने के और एक ऐसे मवेशियों के फार्म का। जवानी की महत्वाकांक्षा की चरम एक असली काउबॉय बनना थी। चैपो, कमर की बेल्ट के साथ जुड़े चमड़े के पाउचे जो काउबॉय पैंट पर सामने लटकाकर पहनते हैं पैरों की सुरक्षा के लिए, और बूटों और 10 गैलन चौड़ी किनारी और मुलायम ऊपरी भाग वाली बड़ी टोपी जो पश्चिमी काउबॉय पहनते हैं, की हैट के साथ एक ऐसे बदमाश घोड़े के साथ जिसे उसके सिवाय कोई और सवारी न कर सके। उसने अक्सर अपने पिता को यह बातें करते सुना था कि कैसे जब वह जवान थे उन्होंने जंगली घोड़ों को काबू किया था और केंटकी से टेक्सास तक रोडियो प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। बिली सोचता था, ओ मेरे, मैं बस थोड़ा और बड़ा हो जाऊं, मैं सीधा पश्चिमी इलाकों में चला जाऊंगा और एक असली घुड़सवार बनूंगा। बिली उस बूढ़े हल चलाने वाले घोड़े पर अभ्यास किया करता था जब वह और उसके पिता खेत में सारा दिन बिताते थे। बिली हमेशा घर जल्दी आ जाता था घरेलू कामकाज निपटाने के लिए। वह अपने थके हुए घोड़े को बाढ़े के पीछे लेकर आया, एक पानी के परनाले के पास जो एक खोखले किए हुए लट्ठे से बनाया गया था। उस घोड़े ने अपना मुंह सारी चिपचिपी राल सहित अंदर घुसा दिया और पानी के बहाव में से सुलग कर पीने लगा, जबकि बिली ने काठी इत्यादि को खोलकर अंदर बाढ़े में पहुंचा दिया। पानी के परनाले के ऊपर मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। बिली के छोटे भाई चारों ओर इकट्ठे हो गए। उन्होंने उन बालों को उठाकर जो घोड़े की गर्दन और पूंछ में से कंघा चलाने के कारण निकले थे, एक साथ बुनकर घोड़े के बालों से सांप बना लिया, जिसको वे परनाले में तैराने लगे। जब घोड़े के पानी पीने के कारण लहरें बनी तो घोड़े के बालों का सांप पानी की सतह पर ऐसे लहराने लगा जैसे रेंगता हुआ कॉपरहेड सर्प। बिली एक सवारी वाली टाठी ले आया और उसे घोड़े की पीठ पर चढ़ाकर बांध दिया। पानी के परनाले के आसपास गोखरुओं की झाड़ियां बढ़ गई थीं। बिली ने कुछ कंटीले गोखरू लेकर काठी के नीचे घुसाकर भर दिए और फिर उसे कस दिया। उसके भाई बाड़े पर चढ़कर लाइन से बैठ गए, प्रदर्शन देखने के लिए तैयार। घोड़े की पीठ पर कूदते हुए बिल्ली ने अपनी एड़ी को उसके पेट में मारा, उसे उछलवाने के प्रयास में। बेचारा बूढ़ा घोड़ा दिन भर के काम से थका हारा बस जोर से चिल्लाकर पीछे मुड़ गया, मुश्किल से ही अपने खुरों को जमीन से उठा पाते हुए। बिल्ली काठी में आगे पीछे झूलने लगा, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसका घोड़ा खतरनाक रूप से पीठ पर से उछालकर गिरा देने वाला जंगली घोड़ा है। वह जोर से चिल्लाकर बोला, देखो मुझे, मैं एक काउबॉय हूं। घोड़े के कूल्हे पर अपनी पुआल की टोपी मार मार के उसके सारे भाई हंसने और ताली बजाने लगे। उस शरद ऋतु में फसल कटने के बाद बिल्ली ज्यादा और ज्यादा समय जंगल में मछली पकड़ने में और अपने शिकारी कुत्ते फ्रिट्ज के साथ शिकार खेलने में बिताने लगा। बिल्ली अपने कुत्ते से प्यार करता था और यह दावा करता था कि फ्रिट्ज किसी भी जानवर को पेड़ पर फंसाए रख सकता था जो चढ़ना जानता हो। स्कंक तक उसके कुत्ते की विश्वास योग्यता को हतोत्साहित नहीं कर सकता था। फ्रिट्ज एक स्कंक तक को दौड़ाकर झाड़ी में घुसा सकता था और फिर उसके चक्कर काट काट कर भौंकता रहता ताकि वह स्कंक उसी में चुपचाप छिपा रहे। जब बिली पहुंच जाता तो उसे केवल इतना करना होता कि झाड़ी का ढेर उठा के बोले, फफेड़ दे बेटा। बिना झिझके फ्रिट्ज हमला कर देता और स्कंक को दबोच लेता, उस भयानक बदबू को नजरअंदाज करते हुए जो उस पर उसने छिड़की होती थी। स्वाभाविक सी बात है, बिली की मां को यह आदत अच्छी नहीं लगती थी। बिली के लिए शिकार करना और मछली पकड़ना मन बहलाने से अधिक बन गया था। उसके द्वारा जंगल में बिताए घंटे बाहरी संसार से बचकर शरण लेने का स्थान बन गए थे, जीवन में शांति का अवकाश जिसके बिना वह उन असहनीय परिस्थितियों के द्वारा बुरी तरह निचोड़ कुचल दिया जाता। जंगल में बिली को बहिष्कृत महसूस नहीं होता था। उसे लगता था कि वह जंगल के जीवन का हिस्सा है, मौसमों की ताल का हिस्सा है, ब्रह्मांड के स्वाभाविक क्रम का हिस्सा है। उसे महसूस होता कि वह भी किसी का है। बिली घर से और दूर तक जाकर घूमने लगा और ऐसा करते हुए वह पहुंच गया टनल मिल पर, जो कि एक निर्जन ग्रामीण इलाका था, चार्ल्सटाउन, इंडियाना के पास जेफरसनविल से 15 मील उत्तर पूर्व में।
उस इलाके को यह ध्यान आकर्षित करने वाला नाम मिला था एक आटे की चक्की के कारण, जो कभी हुआ करती थी 14 माइल क्रीक के पड़ोस में। 18वीं सदी के शुरुआती दौर में जॉन वर्क नाम का एक आदमी एक पनचक्की लगाने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ रहा था। एक सटीक स्थान को ढूंढ पाना आसान नहीं था। जरूरी था कि पानी का पर्याप्त तेज बहाव और मात्रा मिले ताकि उसकी पनचक्की का पानी से चलने वाला बड़ा पहिया चलता रह सके, साल भर जितने अधिक माह संभव हो सके। जॉन वर्क में ध्यान दिया कि एक जगह पर 14 माइल क्रीक चट्टान की एक बड़ी सी पहाड़ी के चारों ओर चक्कर काटकर के साथ 24 फीट तक उतरती हुई आती है। चतुरता के साथ यह हिसाब लगाया कि यदि अपनी पनचक्की को पहाड़ के धारा के उतरने वाली ओर लगाया जाए और डायनामाइट के धमाके की सहायता से चट्टानी टीले के आर पार ऊपर वाली तरफ तक सीधी सुरंग बना दी जाए, तो इस सुरंग में से आकर इस ओर ऊंचाई से पानी गिरेगा, जो उसकी पनचक्की के पहिए को चलाने के लिए पर्याप्त शक्ति के साथ उपलब्ध हो जाएगा, जिसकी उसे कभी भी जरूरत पड़े। वह पनचक्की और सुरंग 1820 में बनकर तैयार हो गई और उस इलाके स्थान के अनुरूप टनल मिल सुरंग वाली पनचक्की नाम पा गई। 30 वर्ष पश्चात जॉन वर्क के बेटे ने उस आटे की चक्की को विलफोर्ड ग्रीन को बेच दिया, जिसका परिवार उसके बाद उसे चलाता रहा था। इसलिए उस जगह को कभी कभी स्थानीय बाशिंदों के द्वारा ग्रीन्स मिल, ग्रीन की पनचक्की भी बुलाया जाता है। सभ्यता से अलग थलग टनल मिल वाली जगह मछलियों, हिरनों, अपोसमों, स्ककों, रैकूनों, छछूंदरों, ऊदबिलावों, गिलहरियों, पेड़ों, टीलों, चट्टानों, जलधाराओं, निश्चलता और शांति से भरी हुई थी। कम शब्दों में वह सब कुछ जो बिली को जीवन में चाहिए था, वह वहां पर अक्सर जाया करता था। सामान ढोने वाले ट्रकों से सवारी लेकर जो चार्ल्सटाउन और जेफरसनविल के बीच चला करते थे। कभी कभी वह अपने दोनों मित्रों जिमी पूल और सैम अडायर को मना लेता था कि उसके साथ वहां चले। कभी कभी वह एडवर्ड और हेनरी को भी ले जाया करता था। अक्सर वे लोग खाली पड़े वनपालक के केबिन में सो जाया करते थे। हमेशा ही वे अपना सुबह का नाश्ता जलधारा में से ही पकड़ा करते थे। एक जगह पर 14 माइल क्रीक 10 फीट गहरी और 40 फीट चौड़ी हो जाती थी, एक बढ़िया नहाने तैरने का स्थान बनाते हुए। बिली इस स्थान को बीवर होल बुलाता था। उसने एक लंबी रस्सी लेकर उसका एक सिरा ऊंचाई पर एक पेड़ के तने से बांधकर रस्सी को धारा के ऊपर लटका दिया था। किनारे से वे रस्सी लेकर दौड़कर लटक जाते और धारा के ऊपर दूर तक झूलते, फिर वहां छोड़ देते। उस रस्सी ने उन्हें मनोरंजन के अनगिनत घंटे प्रदान किए। जब उसे अपने साथ ले जाने के लिए कोई ना मिलता, तो बिली अकेला ही गाड़ियों से लिफ्ट लेता हुआ टनल मिल पहुंच जाता था। वह कई दिनों तक वहां शिकार करता और मछली पकड़ता और बीहड़ जंगलों में अन्वेषण करता रहता। इन्हीं भ्रमणों में से एक के दौरान संयोगवश उसे उसका भविष्य का छिपने का स्थान मिल गया। पहाड़ी की एक ओर से घूमकर आते हुए उसने अपने आप को चूना पत्थर की खड़ी चट्टान की तलहटी में पाया। उसके नीचे जमीन का तेज ढलाव था, जो सीधे लगभग 80 फीट गहरे दर्रे में जा रहा था। पूरे इलाके में सघन जंगल था और बड़ी बड़ी चूना पत्थर की चट्टानें बिखरी पड़ी थीं, जो ऊपर खड़े चट्टानी पहाड़ की ऊंचाई से गिरी थीं। बिली बहुत सावधानी पूर्वक उस खड़े चट्टान पहाड़ के तल में अपना रास्ता बनाकर चल रहा था कि उसका ध्यान गया लगभग 2 फुट चौड़े छेद पर, जो उसके पैर के पास था, घनी झाड़ियों से लगभग पूरी तरह छिपा हुआ। पहले तो उसने सोचा कि यह किसी लोमड़ी की मांद है, चट्टानों के बीच एक दरार जिसमें जानवर मौसम से शरण पाते होंगे। पर करीब से जांच करने पर यह जाहिर हुआ कि वह एक गुफा का मुहाना है। बिली टोंगों को आगे रखकर रेंगता हुआ मुहाने से अंदर घुसा। मुहाने का छेद 3 फीट गहरा था और फिर वहां से फर्श ढाल नुमा था, जो और नीचे वापस पहाड़ी की तलहटी की ओर जाता था, जहां आगे पहुंचकर एक संकरा रास्ता बन जाता था, जिसमें वह आराम से खड़ा हो सकता था। वहां की हवा ठंडी और नमी लिए हुए थी।
बिली उस सुरंग में कुछ दूर तक तो टटोलते टटोलते बढ़ा, पर फिर उसे डर लगने लगा। क्या होगा यदि वह किसी गहरे गड्ढे में फिसल जाए? अब अजथेरे में आगे जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह बाद में आएगा, बेहतर तैयारी के साथ। अगली बार बिली जब उस जगह गया, वह अपने संग कुछ मोमबत्तियां ले गया ताकि वह गुफा में अंदर तक जाकर जांच पड़ताल कर सके। वह रेंगकर मुहाने के भीतर घुसा और चिकनी ढलान पर फिसलता हुआ उस पहली जगह तक पहुंचा जहां पर वह खड़ा हो सकता था। यहाँ पर गलियारा केवल 18 इंच चौड़ा था। हालांकि दीवारें लगभग सीधी खड़ी थीं, मोमबत्तियों की फड़फड़ाती हुई सी रोशनी में अंदर के चूना पत्थर की चट्टानों के कोनों की परछाइयां काफी स्पष्ट रीति से बन रही थीं। रास्ता थोड़ा सा दाहिनी ओर मुड़ गया था और थोड़ा सा और चौड़ा हो गया था। यहाँ पर फर्श और छत दोनों ही पर्याप्त रूप से समतल थे, ऐसे जैसे कि गुफा का यह भाग इंसानों के रहने के लिए बनाया गया हो। वहां पर यहाँ तक कि एक ताक सी भी उभरी हुई थी एक दीवार से, जो एक पलंग बिस्तर के हिसाब से बिल्कुल सही नाप की थी। अगले 12 फीट के बाद गलियारा फिर से संकरा हो गया। फर्श और छत फिर से अनियमित हो गई। छत भरी हुई थी चूना पत्थर के कोनदार हिस्सों से जो मजबूती से जुड़े हुए थे, पर ऐसा दृष्टि भ्रम पैदा करते थे जैसे किसी भी पल गिर पड़ेंगे। इस जगह तक वह मुहाने से लगभग 25 फीट अंदर तक आ गया था। अचानक वह रुक गया और अचंभे से सीटी बजाने लगा। उसके ठीक सामने वह गुफा चौड़ी होकर एक कमरे में बदल गई थी। कमरे के ठीक बीचों बीच चूना पत्थर की भारी भरकम चट्टान थी जो मेज के आकार की थी। वह मेज आयताकार खंड की थी जो 3 फीट ऊंचा, 3 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा था। मेज की ऊपरी सतह ध्यान आकर्षित करने की हद तक सपाट और समतल थी और चारों किनारे बड़ी सफाई से वर्गाकार थे। लेकिन कमरे की सबसे अधिक आश्चर्यचकित करने वाली चीज थी एक धारदार 3 पहलुओं वाली चट्टान जो छत में से नीचे की ओर एक उल्टे पिरामिड सरीखी उभरी हुई थी। यह चट्टान ठीक मेज के ऊपर स्थित थी। पिरामिड की नोक मेज की सतह से बस कुछ ही इंच ऊपर थी। बिली इस खोज से बड़ा प्रसन्न हुआ। यह छिपने का एकदम सटीक ठिकाना था। उसने उसे अपने भाइयों या दोस्तों में से किसी को भी इसे न दिखाने का निर्णय किया। यह केवल उसी का अपना एक खास गुप्त भेद होगा। जब वह गुफा से बाहर निकला तो उसने मुहाने को छिपा दिया ताकि कोई भी दूसरा भ्रमणकर्ता या शिकारी उसे संयोगवश पान ले। यह उसकी युवावस्था के अच्छे समय थे। अच्छी यादें जंगलों में घूमते फिरना, सितारों के नीचे सोना, सुबह के नाश्ते के लिए मछली पकड़ना, रात के खाने के लिए अपनी 0.22 कैलिबर की राइफल से शिकार करना। बिली का निशाना बढ़िया होता चला गया, जब तक कि वह 50 गज की दूरी से ही गिलहरियों को न मार गिराने लगा, और हर बार दोनों आंखों के ठीक बीचों बीच। असल में तो उसके लिए यह चुनौती भरा खेल ही बन गया था कि जब तक कि गिलहरी उसकी ओर ही न देख रही हो, वह घोड़ा दबाता ही ना था। और शॉटगन के साथ भी वह कम हुनरमंद नहीं था। आसानी से किसी शिकार वाली चिड़िया को उड़ते में ही मार गिराता था। 1923 की शरद ऋतु के दौरान एक शाम को 14 वर्ष का बिली अपने चचेरे ममेरे भाई जिमी पूल के साथ घर लौटकर आ रहा था। दोनों उस दोपहर भर चिड़ियों का शिकार करते रहे थे, लेकिन अब उनके विचार कहीं और थे। चुटकुले सुनाने, हंसने और एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने में। लापरवाही में जिमी अपनी शॉटगन में से गोलियां निकालना भूल गया था। अचानक जिमी की बंदूक चल गई, बहुत करीब से दबकर बिली के पैरों को फाड़ती हुई। बिली दर्द से चीखते हुए वहीं ढेर हो गया। जिमी अपने साथी के पास अपने घुटनों पर आ गिरा, यह बड़बड़ाते हुए, मुझे माफ कर दो बिली, मुझे माफ कर दो, यह एक दुर्घटना थी, मैं तुम्हें नहीं। फिर उसने अच्छी तरह से अपने दोस्त की टांगों को देखा। जिमी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बिली, हिलने की कोशिश मत करना, मैं जाकर मदद लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, बिली चिल्लाकर बोला, लेकिन जिमी को किसी खरगोश की तरह भागना शुरू भी कर चुका था। जब बिली ने नीचे अपनी टांगों पर निगाह डाली तो वह यह
देखकर बुरी तरह से डर गया कि उनके चिथड़े उड़कर वे लगभग 2 टुकड़े ही हो गई थीं। उसने अपना सिर वापस जमीन पर पलट लिया और डर से कांपने लगा। खुदा मुझ पर दया करे, उसने कराह के बोला। आप जानते हैं कि मैंने कभी नहीं किया। और फिर वह रुक गया, अपने जीवन में किसी भी अच्छी चीज के विषय में सोचने के लिए जिसके द्वारा खुदा संभवतः प्रभावित होकर उस पर दया कर दे। एकमात्र चीज जो वह सोच सका वह थी, खुदा मुझ पर दया करे। आप जानते हैं मैंने कभी व्यभिचार नहीं किया है। जल्दी ही जिमी एक पड़ोसी के साथ लौट कर आया, फ्रैनेकी आइक, जो बिली को गाड़ी में लाद कर क्लार्क काउंटी मेमोरियल अस्पताल ले गया। बिली पीड़ा से चिल्ला रहा था जब नर्सों ने मांस के बड़े बड़े लोथड़ों को कैंची से काट काट कर निकाला और गहरे गड्ढे नुमा घाव को जितनी अच्छी तरह हो सके साफ किया। श्रीमान आइक बिली का हाथ पकड़े रहे थे। जब नर्सों ने काम पूरा कर लिया तो उन्हें बिली की अंगुलियों को श्रीमान आइक की कलाई से औजार की सहायता से खोलना पड़ा था। एक एक्सरे ने यह दर्शाया कि गोली रक्त धमनियों के इतने करीब से गुजर कर निकली थी कि हल्का सा छिलना भी उन रक्त धमनियों को काट सकता था और बिली का खून बहने लगता। यह उन दिनों की बात है जब लहू चढ़ाने की विधि की खोज नहीं हुई थी। यदि बिली का खून ज्यादा निकला तो यह उसके लिए प्राणघातक हो जाएगा। उस रात बिली बहुत व्याकुलता के साथ सोया। किसी समय वह रिरिया कर रोता ही रहता, दूसरे समय दर्द से कराहते हुए। देर रात में किसी समय वह छपछपाहट की आवाज से जग गया। अपनी क्षत विक्षत टांगों को जब उसने छूने की कोशिश की तो उसका हाथ खून के तालाब में डूब गया। उसने नर्सों को बुलाने वाली घंटी बजाई, लेकिन वे बस इतना ही कर सकी कि तौलिया से खून सोख कर साफ कर दे और पट्टी को थोड़ा और कस के बांध दे। अगली सुबह नर्सें बिली को पहियों पर धकेलकर ऑपरेशन कक्ष में ले गई और उसे ईथर देकर बेहोश कर दिया। डॉक्टर रीडर क्षति का इलाज करने के लिए जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया, पर चूंकि बिली बहुत कमजोर अवस्था में था, डॉक्टर यह विश्वास नहीं कर रहे थे कि लड़का बच पाएगा। इस पूरे मामले के दौरान बिली के माता पिता के अलावा 2 और महिलाएं थीं जो उसके साथ साथ बनी रही। श्रीमती सटीवाट, परिवार की एक मित्र, और श्रीमती रोडर, जिनके पति स्थानीय कारों की कार्यशाला में एक सुपरिंटेंडेंट थे। बेहोशी की दवा के असर में बिली 8 घंटे तक सोया रहा था। अंततः जब उसने अपनी आंखों को खोला, उसने अपने बिस्तर के ठीक पड़ोस में श्रीमती रोडर को बैठे देखा, रोते हुए, क्योंकि वह मौत के इतने करीब था। वह फिर नींद में चला गया और अगले 1 घंटे के दौरान कई बार होश में आया और फिर बेहोश हुआ। फिर कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो स्वप्न जैसा ही था, परंतु स्वप्न से ज्यादा सजीव था, खिड़की के शीशे जितना, जैसे कि वह वास्तव में वहीं पर है। और इस जागरूकता सक्रियता में उसने महसूस किया कि वह गिर रहा है, अंधकारमयी अनंतता में धुंधले से बादलों में से होता हुआ, डूबता हुआ नीचे नीचे नीचे। इस दुनिया का तो कोई तल भी है, पता नहीं चल रहा था। उसका गिरना रुक ही नहीं रहा था। वह चिल्लाया, पापा। वह शब्द सपाट व बेजान मालूम पड़ा। मामा, वह चीखा। मामा, उसकी माँ वहां नहीं थी। उसने पुकारा, मुझे पकड़ लीजिए। उसकी दयनीय चिल्लाहटें खोखली मालूम पड़ रही थी उस अथाह शून्यता, खाली स्थान में। क्या अंधकार कभी समाप्त नहीं होने वाला था? क्या वह पृथ्वी के आयाम के परे चला गया था, खुदा की पहुंच के बाहर? हो सकता है वह हमेशा के लिए इसी प्रकार गिरता रहे। खौफ ने उसे जकड़ लिया। उसके बाद हल्की, बहुत ही हल्की आवाजें उसे सुनाई पड़ने लगी, डरावनी, कराहने की आवाजें। जैसे जैसे वह गिरता जा रहा था वे आवाजें बढ़ती गईं, जब तक कि वे उसके चारों ओर ही न आ गईं। कराहटें और आहें। अब अंधकार में चेहरे प्रकट होने लगे, स्त्रियों के चेहरे, घिनौने चेहरे, जिनकी आंखों के चारों ओर हरे नासूर फोड़े भरे हुए थे और मरोड़े हुए से मुंहों से कराहट निकल रही थी। ऊहू 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 ऊहू। बिली चीख उठा, ओ खुदा, मुझ पर दया करें, दया करें। आप यदि बस मुझे वापस लौट जाने दे और जी लेने दे, मैं आपसे वायदा करता हूँ, मैं एक अच्छा लड़का बन के रहूंगा। पल भर में ही वह अस्पताल के कमरे में वापस था। उसकी धुंधली सी दृष्टि उसकी माँ की काली गहरी आंखों पर केंद्रित हो गई। उसका माँ चेहरा खिल उठा
और उसने अपने बेटे को गले लगा लिया, रोते हुए, ओह बिली, बिली, हमें लगा तुम मर गए। खुदा का धन्यवाद हो तुम जिंदा हो। जिंदा, हाँ, पर बस मुश्किल से ही जिंदा। उन दिनों में कोई पेनिसिलिन उपलब्ध नहीं थी और उसके कृतापूर्ण घाव संक्रमण से पूरी तरह लाल होकर जल रहे थे। अस्पताल में उसे 2 हफ्ते हो चुके थे। ब्रैनमो के पास अस्पताल का बिल भरने को कोई पैसे नहीं थे, सो श्रीमती रोडर ने बिली के लिए स्वेच्छादान के द्वारा धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनकी चर्च की आर्थिक सहायता संगठन, जो कि मेसन थे, कू क्लक्स क्लैन और व्यक्तिगत दानों को जोड़कर सारे चिकित्सीय खर्चों का पूरी तरह भुगतान हो गया था। अंत में डॉक्टरों ने कहा कि बिली में पर्याप्त सुधार है कि वह घर जा सकता है। दुर्भाग्यवश उसकी परीक्षा पूरी हो चुके होने से अभी काफी दूर थी। घर पर भी वह बिस्तर से ही लगा हुआ था। महीने बीत गए, लेकिन उसकी टांगों में कोई सुधार नहीं हुआ। बिली ने अपने पुआल के गद्दे पर कई अंधेरे और दर्द भरे घंटे करवटें बदली, उस अजीब अनुभव के बारे में सोचते हुए जिसमें वह ऐसे भयानक अंधकार में गिरता ही चला जा रहा था। वह इतना वास्तविक, इतना स्पष्ट प्रतीत हुआ था। वह था कहां पर? डॉक्टरों ने बाद में उसे उसकी शारीरिक स्थिति के विषय में बताया था जो उस समय थी। उसकी नब्ज लगातार गिरती जा रही थी, जिसके कारण वे निश्चित थे कि वह मर रहा है। बिली अचंभा करने लगा कि कहीं वह नरक में तो नहीं गिर रहा था। इसने उसे परेशान कर दिया था। वह यह सोचने लगा, ओह काश मैं वैसी किसी भी जगह कभी न जाऊं। काश ऐसा हो कि किसी भी मनुष्य को वैसी किसी जगह कभी न जाना पड़े। फिर उसने सोचा कि उसने खुदा से क्या वायदा किया था। यदि आप मुझे जिंदा बने रहने दें तो मैं वायदा करता हूं कि मैं एक अच्छा लड़का बन के रहूंगा। अच्छा लड़का होने का मतलब क्या होता है? और खुदा है कौन? वैसे इस पूरे अनुभव ने उसे परेशान किया हुआ था। जैसे जैसे उदासीनता से भरी सर्दियां गर्माहट के साथ 1924 के बसंत में लगी, यह जाहिर हो गया कि बिली के घाव खराब ही हो रहे थे, बेहतर होने के बजाय। उसकी पिंडलियां अपने सामान्य आकार से सूजकर दोगुनी हो गई थी और सूजन चढ़कर जांघों तक पहुंच गई थी, जिस कारण वह अपने पैरों को सीधा नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर रीडर ने उसकी इस अवस्था का कारण खून में जहर फैल गया होना बताया, जो उन टुकड़ों के कारण हुआ था जो उसके जख्मों के अंदर ही रह गए थे। फिर से बिली की जान को खतरा था। डॉक्टर ने तो यह परामर्श दिया था कि उसके दोनों पैरों को कूल्हों से ही काटकर अलग कर दिया जाए। बिली अपने पैरों के खोने के विचार तक को सह नहीं पाया। वह शिकार कैसे करेगा और जंगलों में कैसे घूमेगा? इससे अच्छा तो वह मर ही जाए। संपूर्ण इरादे के साथ उसने अपने पैरों को काटने के लिए मना कर दिया। आंसुओं के साथ बोला, नहीं डॉक्टर, बस थोड़ा ऊपर आ जाइए और इन्हें यहां ऊपर से काट दीजिए। और अपने हाथ से उसने अपनी गर्दन पर लकीर बना दी। एक संभावना तुम्हारे पास है कि बिना हमारे अंग विच्छेदन किए हुए भी तुम बच जाओ। डॉक्टर रीडर ने उत्तर दिया, हम लोग अंदर जाकर उन सारे बाहरी पदार्थों को तुम्हारे जख्मों से बाहर निकालने की कोशिश करें। संभावना तो बहुत कम है, पर यह शायद काम कर जाए। वह एक छोटा सा मौका था जिसे बिली लेना चाहता था। सो बंदूक के साथ हुई उसकी दुर्घटना के 7 महीने बाद बिली फिर से ऑपरेशन की मेज पर लेटा। डॉक्टर रीडर और डॉक्टर पर्ल लुईविल से आए एक विशेषज्ञ ने उसके जख्मों को फिर से खोला और सावधानी से उसके मांस में ढूंढ-ढांड की चिपचिपे शिकार के कपड़ों के टुकड़े, बंदूक के कारतूस के अंदर वाली दफ्ती के टुकड़े और जितने छरीवे ढूंढ-ढांड कर निकाल सकते थे निकाले। फिर उन्होंने चीरों को दोबारा सीलकर जोड़ा और भले की आशा करने लगे। बिली बेहोशी की दवा के असर में कई घंटों तक सोता रहा। अपनी इस अखारमय अनिश्चितता की सी स्थिति में से निकलकर पुनः होश के तेज प्रकाश में आते समय बिली को एक और हिला देने वाला अनुभव मिला। प्रत्येक हिस्सा इतना स्पष्ट और वास्तविक था जैसा कि पिछला वाला, लेकिन उससे बहुत फर्क। इस बार वह जानता था कि वह पूरी तरह जगा हुआ है, क्योंकि वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था
और सीधे अपने पिता की ओर देख रहा था। अस्पताल का कमरा धुंधला हो गया और अचानक ही ऐसा प्रतीत हुआ कि वह पश्चिम में एक मैदानी जगह में खड़ा हुआ है। कैक्टस सा पुष्टों में घास हर दिशा में उगी हुई है, दूर क्षितिज तक। एक बहुत बेरा सुनहरा क्रिस उसके ठीक सामने आकाश में लटका हुआ है, सूर्य की तरह चमक रहा है और रोशनी की तरंगे विसर्जित कर रहा है। जैसे ही बिली ने अपने हाथों को उस प्रतीक चिन्ह की ओर उठाया, प्रकाश की उन तरंगों में से कुछ सीधे उसके सीने में आ गई, ऐसा प्रतीत हुआ। यह अनुभव समाप्त हो गया और बिली ने स्वयं को अस्पताल के कमरे में पाया, अपने पिता की ओर देखते हुए। वह ऑपरेशन सफल हो गया था।